घोषित हो चुकी हैं, जिसमें उत्तराखंड के रुद्रपुर की कृतिका मदान ने 99.4% अंक हासिल कर रुद्रपुर का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त करने पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली रुद्रपुर की बेटी कृतिका मदान से फोन पर बातचीत की और इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कृतिका मदान को प्रोत्साहित किया और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि कृतिका की यह सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि प्रदेश की बेटियों की उड़ान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कृतिका की मेहनत, संकल्प और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे राज्य की छात्राएं किसी भी स्तर पर देश का गौरव बढ़ाने में सक्षम हैं। इधर प्रदेश भर के तकनीकी शिक्षा संस्थान यानी कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अब सभी छात्रों को विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी तकनीकी संस्थानों में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषा पढ़ाई जाएगी ताकि सभी छात्र यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में भी रोजगार ले सके। उन्होंने कहा कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार और बेहतरीन आय का पैकेज मिले, इसके लिए निर्णय लिया गया है। ये मैंने पिछले साल इसको निर्णय लिया था कि हम फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश ये 3 भाषाओं को अपने तकनीकी संस्थानों में पढ़ाएंगे ताकि बच्चे इन भाषाओं का जब उनको ज्ञान होगा तो यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा लड़का मेहनती भी ज़्यादा है और इंटेलिजेंट भी ज़्यादा है। तो इन बच्चों की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे बच्चों को बाहर रोजगार मिलेगा। तो केवल रोजगार के दृष्टि से कि रोजगार ज़्यादा मिले और अच्छा पैकेजेस मिले, इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कैचीधाम में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्य सचिव ने कैचीधाम के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कैचीधाम में सप्ताहांत में लगने वाले जाम को देखते हुए इसके लिए व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि कैचीधाम बाजार की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण व सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मिसिंग लिंक से बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैचीधाम में श्रद्धालुओं की आधुनिक भीड़ बढ़ाने की संभावना को देखते हुए कैचीधाम के लिए मास्टर प्लान की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ बनाया जाए जिनका चौड़ीकरण संभव हो सके। उन्होंने कहा कि नए पार्किंग स्थल चिन्हित करते हुए विकसित किए जाएं। धाम के लिए एक व्यक्तिगत शटल सेवा शुरू की जाए। मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए ताकि वीकेंड में लगने वाले जाम को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोबिलिटी प्लान को लागू कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। वहीं अगर आगे खबरों में बात करें तो अन्य चीजों में नैनीताल, वंदना सहित इस दौरान काफी प्रदेश में मौसम को लेकर एक बार फिर से अपडेट जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के जिलों में सामान्य मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि करीब 16 मई तक प्रदेश भर का मौसम साफ रहने वाला है। इस दौरान 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। कुछ पर्वतीय ऊंचाई वाले इलाकों में इस दौरान तेज हवाएं बह सकती हैं। उन्होंने 17 मई के बाद मौसम में बदलाव की भी आशंका जताई है। 13 तारीख मई की हो रही है और अभी 3 से 4 दिन अगर मैं बात करूं तो करीब करीब मौसम साफ रहने वाला है। तापमान इस समय देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य पे है, चाहे वो अधिकतम तापमान है या न्यूनतम तापमान है। लेकिन अगले 3-4 दिन में इसमें 2 डिग्री तक के आसपास तक की आप कह सकते हैं बढ़ोतरी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि तापमान भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जो सीजन में इस समय होना चाहिए वही है, नॉर्मल पे है। और आगे आने वाले 3 से 4 दिन में इसमें करीब करीब 2 डिग्री तक की वृद्धि होगी, चाहे वो हिल्स में है या प्लेन्स की आप बात करें। जहाँ तक बारिश की बात है तो भी 3 से 4 दिन अभी कुछ एक्टिविटी विशेष नहीं है
छुटपुट एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, तो हल्की एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म के आफ्टरनून में, जो कि एक सीजनल भी उसका फीचर है, वो मिलने की संभावना है। वो भी कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा एक्टिविटी उसकी है। तो 3 से 4 दिन तो मैं कहूँगा मौसम करीब करीब साफ ही है। उसके बाद 17 से आगे जब आप देखेंगे तो 17 से करीब थोड़ी एक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी। आइसोलेटेड एक्टिविटी आपको कुमाऊं के हिल्स में है या जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहेगी, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट एक्टिविटी जी वो दिख रही है। 18-19 से जब देखेंगे तो थोड़ा और बढ़ेगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में आएगा। 18-19-20 के लेकर बात करें, और हल्की से मध्यम तक की फिर जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों में हिल्स में खासकर वो मिलेगी 18 से करीब करीब आगे के लिए 3-4 दिन देखेंगे तो इस तरह का है। और ये मौसम ही जो इस समय रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का ये प्री मानसून सीजन जो है या समर सीजन जो है, तो इसमें ये जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो हमको बिल्कुल मिलती है, मई मत में ठीक ठाक मिलती है। तो वही चीजें अब दिख रहा है कि 18 से आगे फिर से एक बार वो इस तरह की स्पेल जो है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने की काफी व्यापक तैयारी की है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छी पहल की। अगर कोई श्रद्धालु 25 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ यात्रा करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं। अब वो एक फोन कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जहां पर ठहरे हैं वहीं से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाली टीम खुद पहुंचकर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि श्रद्धालु की सुविधाओं को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की ये नई पहल है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से शुरू हुई। अब तक करीब 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर चुके हैं। देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं, और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। तो हमने इसमें काफी ये किया है, जितने भी हमारे चारधाम रूट पे जो टेम्पररी टॉयलेट्स थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया परमानेंट टॉयलेट से। हमारे जो ट्रेक रूट्स है, विशेषकर यमुनोत्री, केदारनाथ में हमने पूरा सुलभ इंटरनेशनल को साफ सफाई के लिए लगाया है, और सारे जो स्टेक होल्डर से उनके साथ कंसल्टेशन हमारा चालू है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। और चारधाम यात्रा पूरा तरह सुरक्षित है, राज्य सरकार द्वारा पूरी इसमें तैयारी की गई है। और आपके माध्यम से पुनश्च मैं इतना अनुरोध करूंगा कि वो आए, चार धाम के दर्शन करें। और श्री हेमकुंड साहब के कपाट भी हमारे 25 मई को खुल रहे हैं, उसके हिसाब से भी पूरी तैयारी हो गई है। उत्तराखंड पूरे तरह से सेफ है और श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का स्वागत है। गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा अपने भक्तों को आशीर्वाद व सकुशल रखती हैं, वहीं गंगोत्री धाम में हर वर्ष मां गंगा के दर्शन के लिए अनेकों श्रद्धालु आते हैं। गंगोत्री धाम में यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए गंगा पुरोहितों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था शुरू की है। श्रद्धालुओं के सामान की सुरक्षा होगी। साथ ही पिछले दिनों में यात्रा के दौरान कुछ गुर्गों ने गंगोत्री धाम में यात्रियों के लाखों के सामानों को गायब करा, जिससे उत्तरकाशी पुलिस ने उन गुर्गों को गिरफ्तार किया। इसी प्रकरण को देखते हुए गंगा पुरोहितों द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसमें गंगा पुरोहितों द्वारा एक क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई। यात्रियों को सामान की सुरक्षा का लाभ मिलेगा। आज कई वर्षों से मांग थी कि एक क्लॉक रूम जो है यहाँ पे गंगोत्री में होना चाहिए, और गंगा पुरोहित सभा की ओर से ये जनहित के लिए श्रद्धालु यात्रियों के लिए क्लॉक रूम बहुत अच्छा खुल गया है। और इससे जो है आने वाले श्रद्धालु यात्रियों को जो है बहुत सुविधा मिली। 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, तो उनको अपने सामान की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। और उस
सुविधा के लिए गंगा प्रवेश सभा के द्वारा ये एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे एक खोला गया। इसके लिए सारे यात्रीगणों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। गंगा प्रवेश सभा के द्वारा एक यहाँ पर क्लब रूम बनाया गया ताकि आने वाले श्रद्धालु अपना सामान यहाँ पर रखें। गत वर्ष भी गंगा घाट पे कई बार चोरियाँ हुई, जिसको मद्देनजर देखते हुए इस बार गंगा सभा ने एक फैसला लिया कि हम लोग एक बढ़िया सा क्लब रूम बनाएं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को इसकी सुविधा हो। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग चार धाम यात्रा में बहुत बढ़िया ढंग से चार धाम यात्रा चल रही है। जय मां गंगे हर हर गंगे। इधर फायर सीजन के चलते बढ़ते तापमान और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए देहरादून के अग्निशमन अधिकारी वीबी बहादुर ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अग्निकांड शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं, जिन्हें थोड़ी सी सावधानी से रोका जा सकता है। अधिकारी लोगों को अपने घरों में लगे बिजली के वायरिंग सिस्टम और कनेक्शन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने अक्सर देखा जाता है कि वायरिंग की क्षमता से अधिक लोड डाल दिया जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं होती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जितना लोड वायरिंग झेल सके उसी के अनुरूप बिजली का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि घरों और संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण अवश्य होने चाहिए। ये उपकरण ही वो तत्काल उन्हें लगवाने चाहिए। इन उपकरणों को चलाने की सही जानकारी भी होनी चाहिए ताकि छोटी मोटी घटनाओं पर तुरंत काबू पाया जा सके। वीबी बहादुर ने कहा कि आग लगने की घटनाएं कभी और कहीं भी हो सकती हैं। ऐसे में सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो न केवल सावधानी बरतें बल्कि अग्निशमन के बुनियादी उपायों को भी सीखें। मेरी अपील यही रहेगी कि अपने जो है वायर्स जो लोड है, घर का जो विद्युत कनेक्शन है उसके लोड के अनुसार ही जो है उसको कंज्यूम करें इलेक्ट्रिक को, क्योंकि अमूमन जो है जो घटनाएं हो रही हैं इस समय या होती हैं वो शॉर्ट सर्किट से ही होती हैं और ये मतलब लापरवाही का प्रतीक। तो इस तरह की लापरवाही चाहे कोई भी संस्था हो, दुकान हो, मकान हो, जो है ऑफिस हो, इंडस्ट्री हो, उसमें ना करें। लोड के अनुसार ही कंज्यूमशन जो है करें और साथ ही जो भी इक्विपमेंट हैं जो फायर सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं उनमें, और जिनमें नहीं लगे हैं तो वो उसको रखें, उसके चलाने की जानकारी रखें, जिससे जब कोई छोटी दुर्घटना हो तो उसको तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उससे जो है अग्निशमन कार्य कर लें। क्योंकि आग बहुत बड़ी तभी होती है, एक छोटी आग से ही शुरुआत होती है। अगर उसको तुरंत शुरुआत में ही जो है अगर बुझा लिया जाए तो वो बड़े रूप में नहीं आ पाती है। तो यही अपील है कि जागरूक रहें और सतर्क रहें। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह ने बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सीओ साइबर के अधीन एक विशेष टीम बनाई गई है। ये टीम इंटरनेट पर सक्रिय उन वेबसाइट्स, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई कर रही है जो फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट्स के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। नवनीत सिंह के मुताबिक ये कार्रवाई जनता को ठगी से बचाने के लिए की जाती है। फर्जी ऑफर्स को पकड़ने के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अलग अलग चैनलों पर इस अभियान को प्रसारित कर लोगों को सही जानकारी दी जा रही है ताकि वो ठगों के झांसे में ना आए। इसमें सीओ साइबर के अंडर में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और ये लोग भी साइबर स्पेस में या फेसबुक या कुछ वेबसाइट्स ऐसी जो आप होती हैं जो कि हेली टिकट्स ऑफ़र करती हैं उनको वेरीफाई करते रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताता हूँ कि इसमें जो उत्तराखंड सरकार है उनके द्वारा IRCTC को ही अधिकृत किया गया है टिकट्स के लिए। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट वेंडर टिकट ऑफ़र करता है तो बहुत संभावना है इसमें फ्रॉड होने की है। तो इसमें इसको प्रमोट भी किया जा रहा है और इसमें अलग अलग सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनमें भी ये प्रसारित करा गया है। और इसके अतिरिक्त एक FIR भी रजिस्टर हुई है फ्रॉड की और 28 पहले और बाद में 19 टोटल ये जो पेजेस हैं हमारे फेसबुक के पेजेस और वेबसाइट जो हैं वो डाउन कराए गए हैं जो कि इधर हरिद्वार की ऐतिहासिक हर की पैड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगी क्योंकि यहां पर सुरक्षा के खास मोर्चे बनाए जा रहे हैं। हर की पैड़ी और उसके आसपास अब ITBP के सशस्त्र जवान मोर्चा संभालते हुए दिखेंगे।
जो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। हरिद्वार में 4 धाम और आगामी कुंभ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पैड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कुल 7 मोर्चे बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 4 पूरी तरह तैयार हैं। इन मोर्चों में आईटीबीपी की 2 बटालियन तैनात रहेंगी, जो 24 घंटे पैड़ी की निगरानी करेंगी। ये वही हरिद्वार है जिसने 1984 के दंगों और 2004 के कुंभ में ऐसे बंकरों का अनुभव किया। अब एक बार फिर सुरक्षा को लेकर वही चौकसी दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार योजना कहीं ज्यादा संगठित और रणनीतिक भी है। मोर्चे बनाए जा रहे हैं सैंडबैग से। बेसिकली ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है, इसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स इसमें रहेगी और वो चारों तरफ इसका जो है सुरक्षा की दृष्टि से विद आर्म्स इसमें वो लोग रहेंगे। कौन सी फोर्सेज हैं सर जो फिलहाल ही आई? टीबीपी एसएसबी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। अपनी फोर्स है हमारी, एटीएस अपनी एटीएस है, क्यूआरटी है, पर्याप्त फोर्स है। कब से कब तक की भारत ये 24/7। अब चूँकि आगामी अब वो 4 धाम यात्रा तो चल ही रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से सब बनाए गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं मोर्चे सैंडबैग से बने हुए मोर्चे होते हैं। कितनी जगह पर ये बनाए गए हैं? ये हर पीक पर लगभग 7 जगह पे अभी प्रस्तावित है, बन गए हैं, जिनमें यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। फोर्स रहेगा। इधर दुगड्डा ब्लॉक के गांव सरुड़ व गनौली में सालों से पानी के स्रोतों से 2 गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले साल दोबारा कार्य करवाया गया, लेकिन स्रोत से लगे भूमि आजाद सिंह की है और वो बार बार पानी की पाइपलाइन को बंद कर देता है, जिससे ग्रामीणों के साथ साथ हनुमंती में सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के साथ स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आजाद सिंह लगातार ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। अपनी इस समस्या को लेकर दोनों गांव के ग्रामीण कोटद्वार तहसील पहुंचे और एसडीएम सोहन सिंह सैनी को ज्ञापन देते हुए इस समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं प्रधान रजनी का कहना है कि एक व्यक्ति के कारण सभी ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सोहन सिंह सैनी ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी मौके पर जाकर समस्या का समाधान होगा। नमस्कार, मैं श्रीमती रजनी देवी, ग्राम प्रधान सड़ा हनुमंती। और हमारे यहाँ पे सैलानी गांव है, वहाँ से आज़ाद सिंह करके कोई आदमी रहता है, तो हमको पानी के वास्ते में परेशान करना चाहता है, जो कि 1 हफ्ते हो गया वो पानी नहीं आने दे रहा। उसके अंदर कभी कुछ कट्टे वगैरह, ये लकड़ी, ये सब डाल के हमको पानी नहीं दे रहा। और हम पानी के माध्यम से यहाँ पे आ रखे, सभी मेरे यहाँ पे ग्रामवासी आ रखे और लेडीज वाले, इनसे भी पूछो थोड़ा कि क्या क्या दिक्कत होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर। कल ये जो डीएम साहब जी ने बोला कि हम कल भेजेंगे उनको पानी के वाला है। तो धन्यवाद। क्या नाम है? रजनी देवी। मेन समस्या है पानी का, पीने का पानी। जल मिशन में लाइन बनाई गई थी 23-24 में, और उससे भी पहले 40 वर्ष पुरानी लाइन हमारी थी। मेरे कार्यकाल की, मैं पूर्व प्रधान हूँ, उस समय लाइन बनी थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब से वो उनके माँ बाप जिंदा थे उस समय हमने पानी लिया था। वो भी पानी उनका नहीं है, वो सरकार भूमि में पानी आता है। उस सोच से हमने पानी लिया 40 वर्ष पहले, और आज भी है। लेकिन ये बार बार एक व्यक्ति ऐसा है वहाँ पे, आजाद सिंह, और पिता का नाम है उसका स्वर्गीय जवाहर सिंह, एक्स फौजी है। वो बार बार हमारी पूरी ग्राम सभा को तंग कर रहा है। पाइप काट के चैम्बर तोड़ दिए, पाइप काट के ले गया, जगह जगह उसमें लकड़ी ठोक देता है, पानी बराबर मतलब ये बंद करता रहता है। सारे गांव के वंचित है। कल रात को 11 बजे वहां से बना के आए हमारे लड़के, और फिर उसने सुबह 5 बजे वो पानी तोड़ दिया। इसके खिलाफ एफआईआर लॉज दर्ज होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार होना चाहिए। एसडीएम ने कहा मैं कल इसकी जांच के लिए पार्टी भेज रहा हूँ, तहसीलदार वगैरह सब आएंगे और कल उनको सहयोग करना। इधर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों द्वारा डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से रेंजर ग्राउंड में रविवार को लगने वाले बाजार को बंद कराने की मांग उठी। कहा गया कि रविवार के बाजार से दून सिटी में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिसकी वजह से शहर में जाम लग जाता है, और जिन व्यापारियों की बाजारों में अपनी दुकानें हैं उनका व्यापार भी काफ़ी
इससे फर्क पड़ता है। दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मौसून ने कहा कि समस्त व्यापारी वर्ग की ओर से काफी समय से एक मांग आ रही है कि रविवार को रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले फंड बाजार को देहरादून का व्यापारी काफी परेशान चल रहा है और इससे आम जनता को जाम की समस्या से भी गुजरना पड़ता है। मांग है आज डीएम ऑफिस में सारे व्यापारी एकत्र होकर के आए हैं यहाँ पर, और उनकी सबसे प्रमुख मांग यही है कि संडे मार्केट जो लग रहा है वो यहाँ ना लग करके शहर से कहीं बाहर 10, 20, 30 किलोमीटर दूर जा करके लगे, जिससे कि आने वाले जो ग्राहक है वो बाजार में आकर के अपनी शॉपिंग करें, उन्हें अच्छा सामान मिल सके। अगर बाजार में आकर के ग्राहक शॉपिंग करेगा तो सरकार को भी उसका राजस्व मिलेगा। वहाँ जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की सेल वो संडे को करके यहाँ से बाहर ले जाते हैं, उसका ना तो सरकार को कोई राजस्व मिलता है, ना सरकार के पास कोई रेवेन्यू आता है, तो उससे व्यापारी तो बहुत ज़्यादा हाथ है। व्यापारी को इसलिए भी है कि व्यापारी रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है। व्यापारी इतनी महंगी दुकानें लेकर के बैठा है, जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद उसका कारोबार ठप रहता है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि संडे मार्केट लगेगा तो हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ आप देखो पार्किंग की समस्या कितनी ज़्यादा है, मेन घंटा का दिल है देहरादून का, वहाँ पर आप जाकर के देखिए कि कितनी मुश्किल हो जाती है संडे को वहाँ से गाड़ी निकालना। ग्राहक कैसे आएगा बाजार में? अब जाम की स्थिति में फिर ग्राहक बाजार में, जो अच्छा ग्राहक है वो बाजार ही आना छोड़ देता है कि मुझे नहीं जाना, वहाँ जाम की स्थिति है, वहाँ घंटों जाम में लगा रहूँगा मैं। तो इस वजह से आज हमारी जो प्रमुख मांग रही वो हमने डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करी कि आप संडे मार्केट को बंद करें और बंद करके इसको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करें जहाँ से 20। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।